नहीं चला? Zoom is unable to detect the camera. आपने वो तार लिया था ना अभी जब हिलाया? शुरू हो गई? शुरू हो गई? हाँ भाई देखना, एक्चुअली में अब देखना स्ट्रक्चर कैसी होती है। हल्की हल्की सी स्ट्रक्चर में जो बना के दिखा रही हूँ, एक इकाई बना के दिखा देती हूँ इस तरीके से। यहां जुड़ा हुआ होगा आयरन, और इसी आयरन से एक ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी हुई होगी। एक ग्लोबिन प्रोटीन जुड़ी हुई होती है कुछ ऐसे करके, ठीक है? ध्यान समझना, मैं तो केवल एक समझाने के लिए समझा रही हूं। देखो होगा क्या, ये जो अणु होते हैं जिसमें क्या होता है, ये जो अणु बनाते हैं, ये प्रोटीन बनाती है, ग्लोबिन प्रोटीन जो है, ये ग्लोबिन प्रोटीन की स्ट्रक्चर है। ये जो आयरन के साथ बंध बनाती है वो बनाती है सहसंयोजक बंध। कौन सा बंध बनाती है? सहसंयोजक बंध। ध्यान रखना, ये जो प्रोल कार्बन का प्रोल का जो नाइट्रोजन है, ये आयरन के साथ बनाता है सहसंयोजक बंध, जबकि ग्लोबिन प्रोटीन जो है, ये आयरन के साथ बनाती है कौन सा बंध? सहसंयोजक बंध बनाती है। जिसमें क्या होता है, जैसे ही ये सहसंयोजक बंध बनाएगी, डेफिनेट बात है ये किसी ध्रुवीय अणु से जुड़ेगी। ये ध्यान रखना, जो सहसंयोजक बॉन्ड बनाते हैं वो हमेशा किससे जुड़ने का प्रयास करते हैं? ध्रुवीय अणु के साथ जुड़ने का प्रयास करते हैं। तो ये क्या करता है, ये ध्रुवीय अणु जैसे जिन पर ऋणात्मक चार्ज होगा, जिसका कहने का मतलब जैसे जल वगैरह वगैरह, जल में भी तो ध्रुवीय अणु होता है, H+ और OH- बनता है। ध्रुवीय अणु कौन होते हैं? जिस पर एक पर पॉजिटिव चार्ज और एक पर नेगेटिव चार्ज होता है। तो क्या करता है, ये प्रोटीन चूंकि सहसंयोजक बंध के द्वारा आयरन के साथ जुड़ी रहती है, तो इस प्रकार ये ग्लोबिन प्रोटीन किससे जुड़ने का प्रयास करती है? इस ध्रुवीय अणु के साथ जुड़ने का प्रयास करती है, जिससे क्या होगा, ये अनुत्क्रमणीय रूप से ऑक्सीजन के साथ क्रिया करती है। ये ध्यान रखना, अगर ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन की क्रिया हो गई तो इसके साथ एक बॉन्ड बना लेगी जिसे तोड़ना असंभव है, और अगर ये टूटेगा नहीं तो इंसान की दम घुटने से मौत भी हो जाती है। तो देखना, अनुत्क्रमणीय रूप से क्या होता है, अनुत्क्रमणीय रूप से वायु की ऑक्सीजन जो है वो इस हीमोग्लोबिन से क्रिया कर लेती है, और क्रिया करके इस आयरन के ऑक्सीडेशन स्टेट को Fe+ से Fe+3 में कन्वर्ट कर देती है। किसमें कन्वर्ट कर देती है? Fe+3। अर्थात ध्यान रखना, हीम समूह किसमें चेंज हो जाता है? हेमेटिन में। हीम समूह का हेमेटिन में चेंज होने का मतलब क्या है? Fe+ से Fe+3 में कन्वर्ट होना। क्या कहा मैंने? हेमेटिन समूह में परिवर्तित हो जाता है, जिसके कारण अब ये Fe+3 किस से जुड़ सकती है? Cn- से जुड़ जाएगी। किसके साथ? Cn- से जुड़ जाएगी, OH- से जुड़ जाएगी, जिससे ध्यान रखना ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने की क्षमता जो है वो समाप्त हो जाएगी। देखो होगा क्या, ध्यान से समझना, जैसे ही आयरन H2O के साथ क्रिया करेगा तो H2O की जो ये आयरन नहीं, ये हीम प्रोटीन जैसे ही H2O के साथ क्रिया करेगी, ये Fe किस में कन्वर्ट हो जाएगा? Fe+3 में कन्वर्ट हो जाएगा। यानी कि हीम समूह किस में परिवर्तित हो जाता है? हेमेटिन में। अब इसका चार्ज में बढ़ोतरी हुई है, और चार्ज पे चूंकि अधिकतम धनात्मक चार्ज है, तो ये किसके साथ क्रिया करने की संभावना बनाएगा? बजाय ऑक्सीजन के किसके साथ? Cn- के साथ, Sn-2 के साथ, इन सब के साथ, OH- के साथ, इन सब के साथ क्या करता है? इन सब के साथ क्या करता है? बंध बनाने की प्रकृति आ जाती है इनके अंदर।
इसी प्रकार ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने की प्रवृत्ति क्या हो जाती है, समाप्त हो जाती है। यही कारण है कि ग्लोबिन प्रोटीन क्या करती है, ग्लोबिन प्रोटीन इस आयरन की किसके साथ, इस हीम प्रोटीन की ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने, बंध को रोकने में, बंध बनाने से रोकने में सहायता करती है। क्योंकि अगर सोचो, मैंने अभी बोला था कि हम जब उपयोग पढ़ेंगे, इनके कार्य पढ़ेंगे तो देखेंगे कि अगर ग्लोबिन प्रोटीन ना होती तो ये आयरन डायरेक्ट क्रिया कर लेता वायु की ऑक्सीजन के साथ और हमारी मृत्यु हो जाती। लेकिन ये इस आयरन के चारों ओर 8 कुंडलित नुमा ग्लोबिन प्रोटीन होती है, जो इस आयरन को वायु की ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने से क्या करती है, रोकती है। ध्यान रखना, वायु से बंध बनाने, वायु की ऑक्सीजन के साथ बंध बनाने से कौन रोक रहा है, ये ग्लोबिन प्रोटीन रोक रही है। जिससे क्या होता है, जिससे दो भागों के मध्य में हीम समूह उपस्थित होता है। यानी कि ऐसा, एक यहां प्रेजेंट होगी तो एक यहां प्रेजेंट होगी, एक यहां प्रेजेंट होगी तो एक यहां प्रेजेंट होगी। दो भागों के बीच में क्या समूह होगा, हीम समूह उपस्थित होता है। इसी प्रकार ये जो अणु हैं ये ध्रुवीय और अध्रुवीय में परिवर्तित हो जाते हैं और हम कह सकते हैं कि ये जो हीमोग्लोबिन का जो आयरन है ये आसानी से ऑक्सीकृत नहीं हो पाता है और हम आराम से ऑक्सीजन के प्रवाह की क्रिया जो है वो निरंतर चलती रहती है। समझे या नहीं समझे कि दोबारा बताना है, बताओ बताओ, समझे या नहीं समझे। देखो ये हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन की स्ट्रक्चर ऐसी है जो नोट से रटनी पड़ेंगी आपको, क्योंकि इसमें मैं क्या बताऊं, ये तो फैक्ट बात है। ध्यान रखना, इस आयरन को वायु की ऑक्सीजन से बचाने के लिए ग्लोबिन प्रोटीन चारों ओर प्रेजेंट होती है, जो कि 8 कुंडलित नुमा संरचना होती है। कैसी होती है, 8 कुंडलित नुमा संरचना होती है। ये जो आयरन है, ये आयरन का जो पार्ट है, ये ग्लोबिन प्रोटीन का जो पार्ट है, ये दो भागों में प्रेजेंट होता है, एक तो ध्रुवीय भाग और एक अध्रुवीय भाग। ध्रुवीय भाग होगा अंदर की तरफ प्रेजेंट और अध्रुवीय भाग होगा बाहर की तरफ प्रेजेंट, जो ऑक्सीजन को आने से रोकेगा। और ऑक्सीजन अगर यहां अंदर नहीं आ पाएगा तो आयरन ऑक्सीकृत नहीं हो पाएगी, और आयरन ऑक्सीकृत नहीं हुई तो डेफिनेटली ऑक्सीजन के प्रवाह की क्रिया जो है वो नियमित चलती रहेगी। इसलिए ध्यान रखना, इस हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन को बचाने का कार्य करती है ये ग्लोबिन प्रोटीन, इसलिए इसको कहते हैं हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। ठीक है, अब देखो हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन के कार्य, ये धात्विक पोरफायरिन में यही है बस, हीमोग्लोबिन मायोग्लोबिन। वो पेपर में धात्विक पोरफायरिन पूछ लेगा या पर्सनली हीमोग्लोबिन पूछ लेगा या पर्सनली मायोग्लोबिन पूछ लेगा, लेकिन पेपर में अब तक हीमोग्लोबिन नहीं पूछा है। आपको पता होगा रक्त समूह में उपस्थित होता है हीमोग्लोबिन, बिना इसकी प्रेजेंस के हम जिंदा नहीं रह सकते हैं। हीमोग्लोबिन के कार्य, हीमोग्लोबिन व मायोग्लोबिन के कार्य, पहला कार्य देखना, फर्स्ट कार्य है, अच्छा बताओ, इन दोनों का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन का परिवहन और भंडारण। ऑक्सीजन का परिवहन भी करती है और भंडारण भी करती है। इनका दोनों का प्रमुख कार्य, और हमारी सांस लेने का प्रमुख कार्य है ऑक्सीजन। अगर ऑक्सीजन नहीं हो तो हम मर जाएंगे ना, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में इंसान की मृत्यु हो जाती है। ऑक्सीजन का परिवहन और भंडारण कौन करता है, ऑक्सीजन के परिवहन और भंडारण दोनों का कार्य है हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। देखो ये क्या करते हैं, पहला काम, फेफड़ों में जो ऑक्सीजन हम सांस लेते हैं, सांस बाहर निकालते हैं, हम ऑक्सीजन ग्रहण कर रहे होते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकाल रहे होते हैं, तो कंफर्म है। तो क्या होता है कि क्या करते हैं कि फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन के साथ, फेफड़ों में आई हुई ऑक्सीजन के साथ हीमोग्लोबिन क्या होता है, संयुक्त हो जाता है। हीमोग्लोबिन क्या है, जुड़ जाता है, ध्यान रखना। और हीमोग्लोबिन जुड़कर ऑक्सीजन के साथ जुड़कर बच्चों बनाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। क्या बनाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और आपको पता है, अच्छा एक बात बताओ, हमारे शरीर में कंटिन्यूअसली रक्त परिसंचरण की क्रिया चल रही है ना, क्या चल रही है, रक्त परिसंचरण, यानी कि धमनियों के द्वारा रक्त, धमनियों और शिराओं के द्वारा रक्त ले जाया और लाया जाता है, ये कंफर्म है।
शरीर की कोशिकाओं तक रक्त पहुंचाने का जो कार्य करती है वो करती है धमनी और शिराएं। अगर देखो होगा क्या, फेफड़ों से ऑक्सीजन, हम सांस ग्रहण करेंगे, फेफड़े जो डायाफ्राम होता है फेफड़ों का, जब सांस ग्रहण करते हैं तो सिकुड़ता है और सांस बाहर निकलती है तो फैल जाता है। पता है ना, डायाफ्राम के अति संकुचन जो आप चेक करते हो ना, ब्लड प्रेशर जो चेक करते हो, उसका कारण है रक्तदाब को चेक करना होता है। तो देखना क्या होता है, हीमोग्लोबिन क्या करेगा, जो ऑक्सीजन आप लोगे उस ऑक्सीजन को, ऐसा तो है नहीं कि केवल हीमोग्लोबिन की जरूरत है, हीमोग्लोबिन को ऑक्सीजन की जरूरत है, प्रत्येक कोशिका को ऑक्सीजन की जरूरत होती है, ध्यान रखना। हीमोग्लोबिन के साथ जो ऑक्सीजन है वो संयुक्त हो जाएगा और बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। और चूंकि रक्त में प्रेजेंट होता है हीमोग्लोबिन, तो रक्त परिसंचरण के द्वारा प्रत्येक कोशिका तक उस ऑक्सीजन को पहुंचाने का कार्य कौन करता है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन। समझे या नहीं समझे बताओ, ये कार्य समझ में आया कि नहीं आया? अब देखना, अब क्या करेगा, कोशिका में उपस्थित हो जाएगा कौन, कोशिका में। अब तक तो केवल हीमोग्लोबिन के पास ऑक्सीग्लोबिन था, अब पहुंच गया है कौन, किसके पास, कोशिकाओं के पास। तो देखना, कोशिकाओं में उपस्थित जो ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ऑक्सी हीमोग्लोबिन है, ये वापस दे दिया जाता है मायोग्लोबिन को। किसको दे दिया जाता है, मायोग्लोबिन को। समझ में आया, ये तरीका है मायोग्लोबिन। मायोग्लोबिन में, मायोग्लोबिन, अच्छा देखो आपको पता होगा हीमोग्लोबिन तो इंसानों में प्रेजेंट है और मायोग्लोबिन जो है वो कोशिकाओं में प्रेजेंट होता है। अब क्या हुआ कि जैसे ही ऑक्सी हीमोग्लोबिन किसमें पहुंचा, कोशिका में, तो कोशिका अपने अंदर उपस्थित जो भी तत्व है जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं उसको क्या कर देती है, ऑक्सीजन को दे देती है। क्या करती है, देखो ऐसा होता है, इंसान के रक्त में प्रेजेंट है हीमोग्लोबिन और इसी रक्त में प्रेजेंट है कोशिकाएं, कोशिकाओं के अंदर प्रेजेंट होता है कौन, मायोग्लोबिन। समझ में आ गया, मायोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन जो है वो फेफड़ों के साथ ऑक्सीजन करके बनाएगा HbO2, ये बना लेगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन जैसे ही रक्त परिसंचरण के द्वारा कोशिकाओं तक पहुंचेगा तो कोशिकाओं में अंदर प्रेजेंट जो मायोग्लोबिन है उसको क्या दे दी जाएगी, ऑक्सीजन दे दी जाएगी। तो मायोग्लोबिन तक ऑक्सीजन पहुंची। अब देखना, और अब ये मायोग्लोबिन में जो उपस्थित कोशिका का जो भंडार है, यहां पर ऑक्सीजन क्या हो जाती है, सुरक्षित रह जाती है। क्या रह जाती है, सुरक्षित रह जाती है। जहां, यानी कि जहां जहां पे जिस जिस क्रिया में ऑक्सीजन शरीर में आवश्यक होगी उस ऑक्सीजन को कौन उपलब्ध करवाएगा, मायोग्लोबिन उपलब्ध करवाएगा। यहां तक समझ में आया कि नहीं आया बताओ, आया कि नहीं आया? आया कि नहीं आया बताओ, कि दोबारा बताना, जल्दी बताओ, आया कि नहीं आया? संचिता, सविता, विवेक, देखो भाई हो क्या रहा है। सबसे पहले फेफड़ों के द्वारा आप लोगे ऑक्सीजन ग्रहण करोगे, करोगे कि नहीं करोगे? ये ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन, रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन उसे तुरंत ग्रहण करके क्या बना लेगा, HbO2, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बना लेगा। ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन शरीर में रक्त परिसंचरण के द्वारा किस पर पहुंचेगा, कोशिकाओं तक पहुंचेगा। और कोशिकाओं में उपस्थित कोशिकाएं जो हैं वो अपने अंदर उपस्थित मायोग्लोबिन को क्या दे देती हैं, उस ऑक्सीजन को स्थानांतरित कर देती हैं। अब क्या होगा, मायोग्लोबिन चूंकि सुरक्षित भंडारण की तरह कार्य करता है तो मायोग्लोबिन क्या करेगा, इस ऑक्सीजन को सुरक्षित रख लेगा। और जैसे ही जहां जहां शरीर की क्रियाओं में ऑक्सीजन की आवश्यकता होगी वहां वहां ऑक्सीजन उसको कौन देता है, मायोग्लोबिन देता है। समझ में आया? अब क्या होगा, अब क्या होगा, अब क्या होगा, कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाएं जो हैं, कोशिकाएं जो क्या करेंगी, कोशिकाओं में अगर ग्रहण कर रहा है तो ऑक्सीकरण भी पाया जाएगा। ग्रहण करने का मतलब क्या है, अपचयन की क्रिया, और त्यागने की क्रिया क्या है, ऑक्सीकरण। तो कोशिकाओं में ऑक्सीकरण के द्वारा होगी ऑक्सीजन मुक्त, और अब ये ऑक्सीजन मुक्त होगी तो वापस से हीमोग्लोबिन जो है वो HbO2 बना लेगा और इस हीमोग्लोबिन के द्वारा पूरे रक्त के द्वारा वापस जो ये है
ऑक्सी हीमोग्लोबिन है ये फेफड़ों के द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। समझे कि नहीं समझे? यानी कि कहने का मतलब जो सांस आप एक बार सांस ग्रहण करते हो फिर बाहर भी तो निकालते हो, ग्रहण करने की प्रक्रिया तो यहां तक है कि मायोग्लोबिन तक सुरक्षित, फिर वापस से क्रिया अपोजिट चलेगी। कोशिकाएं क्या करेंगी, ऑक्सीकरण के द्वारा वापस से ऑक्सीजन मुक्त करेंगी और ये ऑक्सीजन वापस से रक्त में उपस्थित हीमोग्लोबिन के द्वारा क्या कर लिया जाएगा, ग्रहण कर लिया जाएगा और बंद बना लिया जाएगा ऑक्सी हीमोग्लोबिन के द्वारा, और ये ऑक्सी हीमोग्लोबिन वापस रक्त के द्वारा फेफड़ों तक पहुंचा दिया जाता है। समझ में आया? यानी कि रक्त परिसंचरण, इसीलिए रक्त परिसंचरण दोहरा परिसंचरण कहलाता है। ये पढ़ा होगा हृदय रक्त यानी कि रक्त परिसंचरण दोहरा परिसंचरण तंत्र है। उसका कारण क्या है, क्योंकि 2 बार क्रिया होती है, इसमें एक बार लाई जाती है और फिर वापस ले जाई जाती है, तो इसलिए इसको कहते हैं दोहरा परिसंचरण तंत्र। अब देखो, अगर सोचो फेफड़ों में जैसे ही ऑक्सीजन जाएगी और बाहर निकालेगी तो वाष्पदाब में आएगा डिफरेंस, वाष्पदाब बढ़ेगा, एक तरफ बढ़ेगा और एक तरफ घटेगा। वाष्पदाब में ये जो अंतर होता है इसमें क्या होता है, इससे हीमोग्लोबिन से हो जाएगी CO2 मुक्त। क्या हो जाएगी, हीमोग्लोबिन से हो जाती है CO2 मुक्त, तथा उसके स्थान पर इससे कौन जुड़ जाता है, O2 जुड़ जाता है। देखो क्या होगा, कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो भी क्या करती है, हीमोग्लोबिन से, हीमोग्लोबिन में पहले प्रेजेंट होती है कार्बन डाइऑक्साइड, इस कार्बन डाइऑक्साइड को मुक्त किया जाता है और उसके स्थान पर कौन जुड़ जाती है, उससे ऑक्सीजन जुड़ जाती है, जिससे पुनः वापस से कौन बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। वापस से कौन बन जाएगा, ऑक्सी हीमोग्लोबिन बन जाएगा। और यह चक्र जो है, यह चक्र जो है लगातार चलता रहता है और हम कॉन्टिन्यूअसली ऑक्सीजन का परिवहन, भंडारण और वापस इसे रिक्त करने का कार्य कौन करता है, हीमोग्लोबिन और मायोग्लोबिन। ध्यान रखना। अब देखना एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये नोट डाल के पेपर में बहुत बार आया है। देखो, यदि श्वास के साथ, समझना, यदि श्वास के साथ अगर कार्बन मोनोऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड या फिर फास्फोरस फ्लोराइड जैसी विषैली गैसें भी, ध्यान रखना, कार्बन मोनोऑक्साइड और फास्फोरस फ्लोराइड जैसी विषैली गैसें चली जाती हैं तो ये हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त हो जाएंगी। ध्यान रखना। और जैसे ही ये हीमोग्लोबिन के साथ संयुक्त होंगी तो इनका बंध इतना प्रबल हो जाता है कि ये आसानी से टूटता नहीं है। क्या नहीं होता है, ये आसानी से टूटता नहीं है, जिससे हीमोग्लोबिन से ऑक्सीजन के बंध बनाने की प्रबलता घटती चली जाएगी। क्या हो जाएगी, बंध बनाने की प्रबलता घटती चली जाएगी। और क्या होगा, फलस्वरूप जो हमारी कोशिकाएं हैं उसमें ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ऑक्सीजन का अभाव हो जाएगा और मनुष्य की क्या हो जाएगी, मृत्यु। यही कारण है कि बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से, बंद कमरे में अंगीठी जलाकर सोने से, रात को पेड़ों के नीचे सोने से इंसान की मृत्यु हो जाती है। उसका कारण क्या है, आपको पता है कि जो आप कार्बन यूज करते हो उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड गैस प्रेजेंट होती है जो आग जलती है। कॉन्टिन्यूसली कार्बन मोनोऑक्साइड रात भर जलती रहेगी, इंसान कॉन्टिन्यूसली सांस लेता चलेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड श्वास के साथ आपके फेफड़ों में पहुंच जाएगी और ये कार्बन मोनोऑक्साइड तुरंत की तुरंत क्रिया किससे कर लेगी, हीमोग्लोबिन के साथ, और हीमोग्लोबिन के साथ बना लेती है बंध। ये बंध इतना स्ट्रांग होता है कि इसे तोड़ना असंभव है। तो हीमोग्लोबिन की ऑक्सीजन से जब कार्बन मोनोऑक्साइड कॉन्टिन्यूसली जुड़ता चला जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है ऑक्सीजन की जुड़ने की क्षमता जो हो जाएगी वो कम हो जाएगी और सेल्स में ऑक्सीजन की हो जाती है कमी और व्यक्ति की क्या हो जाती है, मृत्यु। समझे या नहीं समझे, समझे या नहीं बंधु? ठीक है, अब जो बचा है वो बचा है आपका क्षार एवं क्षारीय धातुओं की जैविक भूमिका एवं आवेश संतुलन, नाइट्रो स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का प्राकृतिक स्थिरीकरण, नाइट्रोजन का कृत्रिम या संश्लेषणात्मक स्थिरीकरण, जैव तंत्र में मैग्नीशियम और सोडियम पंप, साइटोक्रोम C। ये कुछ टॉपिक और बचे हैं जिन्हें डिस्कशन करेंगे नेक्स्ट क्लास में। ठीक है, ओके, थैंक यू।